हेलो एवरीवन, दिस इज मानस दे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के सीरीज़ का ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनआईटीज एंड क्या होता है एनआईटी। एंड कंटिन्यूएशन ऑफ दैट इज टुडेज लेक्चर। जहाँ तक हमने टाइप ऑफ एनआईटीज कवर कर लिया था सेकंड लेक्चर में, बियॉन्ड दैट हम आज डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आज हम डिस्कशन करेंगे ऑल अबाउट अर्नेस्ट मनी। क्या होता है अर्नेस्ट मनी, जानेंगे क्यों इंपॉर्टेंट होता है एंड किस किस तरह से इसको दिया जा सकता है, कैसे इसको रिफंड किया जाता है, जानेंगे हर चीज़ इस वीडियो में। सो लास्ट वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट टाइप्स ऑफ एनआईटीज बेस्ड ऑन हाउ वी आर डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ वर्क। एंड यहाँ पे हमने बीओक्यू मोड ऑफ एनआईटी को डिफाइन किया था। यहाँ पे आइटम रेट टेंडर एंड परसेंटेज रेट टेंडर को डिफाइन किया था। Now let us understand about EPC mode of tender. Now EPC stands for Engineering Procurement and Construction. Now as the name suggests, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसी को पूरा का पूरा इंजीनियरिंग पार्ट भी करना होता है, यानी कि प्लानिंग पार्ट भी करना होता है, कंस्ट्रक्शन भी उसी को करना है, प्रोक्योरमेंट भी उसी को करना है। एंड डिपार्टमेंट का रोल यहाँ पे जो होता है दैट इज ओनली प्रोवाइडिंग कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग्स एंड स्कोप ऑफ वर्क। तो स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन करने में यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। ऑल्सो अदर मोड ऑफ टेंडर के कंपैरिजन में यहाँ पे प्लानिंग बहुत मेटिकुलसली करना पड़ता है टेंडर का। सो यहाँ पे हम स्कोप्स को डिफाइन करते हैं कि हम किस तरह का बिल्डिंग चाहते हैं, वेदर वी वांट आरसीसी बिल्डिंग, वी वांट स्टील स्ट्रक्चर, एंड उसका फाउंडेशन कैसा करना चाहते हैं, एंड वहाँ पे टाइल्स कैसा लगना है, वहाँ पे कलर कैसा होना है, उसका प्लिंथ एरिया कितना होना चाहिए, एंड ऑल बंच ऑफ स्टफ्स जो बिल्डिंग में लगने जा रहे हैं उनका सारा का सारा स्कोप्स हम डिफाइन कर देते हैं। इसके अलावा हम एक कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग उसको प्रोवाइड कर देते हैं कि दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट, जिसके बेसिस पे आपको प्रिलिमिनरी ड्राइंग्स भी डेवलप करने हैं, उसको अप्रूव कराना है, देन अप्रूवल ड्राइंग के हिसाब से आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी बनाने हैं, देन एमईपी ड्राइंग्स भी बनाने हैं। बाय द वे एमईपी स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स। तो ये ड्राइंग्स भी बनाने हैं। वंस वो ड्राइंग अप्रूव हो जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, देन आपको काम स्टार्ट करना है। काम पूरा का पूरा कंप्लीट करके आपको हैंडओवर करना है। सो ओवरऑल ईपीसी मोड ऑफ टेंडर इसलिए लाया गया है क्योंकि ये बड़े कामों को जल्दी करने में हेल्प करता है। कई बार क्या होता है कि अगर बहुत बड़ा काम है, जैसे 20 स्टोरी बिल्डिंग बनाना है, एंड उसके जो प्रिलिमिनरी ड्राइंग्स हैं उसको अगर डिपार्टमेंटली हम बनाने जाएंगे तो उसके लिए सेपरेट टेंडर कॉल करना पड़ेगा। कई बार अगर आर्किटेक्ट विंग अवेलेबल है तो आर्किटेक्ट विंग को प्रिलिमिनरी ड्राइंग बनाना पड़ता है, बट देन अगेन आर्किटेक्ट विंग बहुत सारे कामों को एक साथ करता रहता है, सो डेडिकेटेड एक टीम नहीं बन पाती है उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, जिसके चलते ड्राइंग्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। वंस ड्राइंग आपके पास आता है, देन आपको स्ट्रक्चरल डिटेलिंग करने के लिए या तो टेंडर आउट करना पड़ेगा, या फिर अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स इन हाउस अवेलेबल हैं तो डिटेलिंग वो करेंगे। दिस अगेन इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अगर आप टेंडर करते हैं तो टेंडर का अलग टाइम टेकिंग लग जाता है। अगर आप इन हाउस भी कर रहे हैं तो जो टीम है इन हाउस वाली, वो 50 काम एक साथ करेगी, तो उतना डेडिकेटेड टाइम वो दे नहीं पाएगी, एंड दिस विल रिजल्ट इन डीलेज। इन सारे डीलेज को हटाने के लिए ईपीसी मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाया गया। फर्दर जब आप एग्जीक्यूशन भी करने जा रहे हैं, अगर आप बीओक्यू मोड ऑफ टेंडर में करेंगे 20 स्टोरी बिल्डिंग को, तो यहाँ पे कम से कम 1000-2000 आइटम्स आ जाएंगे बिल्डिंग में। बिल्डिंग में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो 1000-2000 आइटम्स को मेजर करना इंडिविजुअली, जब तक मेजरमेंट नहीं होता उसको पेमेंट नहीं कर सकते हो आप। सो ओवरऑल प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड बहुत सारे हिंड्रेंसेस आ जाते हैं। जैसे कई सारे हॉलीडेज़ होंगे, वहाँ पे हॉलीडेज़ में जो एई हैं वो काम नहीं करना चाहेंगे। इसके अलावा एक एई हो सकता है कि 2 या 3 प्रोजेक्ट्स को देख रहे होंगे, तो हो सकता है कि काम कंप्लीट हो गया हो बट मेजरमेंट करने के लिए एई साहब या जेई साहब अवेलेबल ही नहीं है। तो दिस रिजल्ट्स इन अ नंबर ऑफ डिलेज एंड क्यूमुलेटिव, अगर आप इस डिलेज को देखते जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। To mitigate such delays and to fasten up the process of execution, ईपीसी मोड ऑफ टेंडर को लाया गया। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग हमने दे दिया भाई, आप डिटेल आर्किटेक्चरल ड्राइंग, डिटेल स्ट्रक्चरल ड्राइंग आप ही बनाओ, एंड मेजरमेंट जो है बीओक्यू मोड में होता नहीं है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि उसको पेमेंट कैसे किया जाए। तो पेमेंट करने के लिए हम स्टेज वाइज पेमेंट बांट देते हैं। एनआईटी में ही हम डिफाइन कर देते हैं कि इफ़ यू कंप्लीट द एक्सकवेशन प्रोसेस देन वी विल पे यू 5% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। इफ़ यू कंप्लीट द फुटिंग्स एंड रीच द प्लिंथ लेवल वी विल पे यू अनदर 5%। आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देते हो तो आपको 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट मिल जाएगा। सिमिलरली फ्लोरिंग कंप्लीट कर देते हो तो 10% मिल जाएगा, एंड इस तरह से हम एक पेमेंट शेड्यूल हम बना देते हैं एंड उसको प्रोवाइड कर देते हैं। अब सपोज करो कॉन्ट्रैक्टर ने ग्राउंड फ्लोर का पूरा स्ट्रक्चर वर्क कंप्लीट कर दिया, तो आपको पूरी की पूरी स्ट्रक्चर वर्क की ईच एंड एवरी स्टील को मेजर करने की जरूरत नहीं है, ईच एंड एवरी कॉन्क्रीट बीम को मेजर करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू सी इज कि एज पर ड्राइंग उसने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट किया या नहीं किया। सुपरविजन अभी भी उतना ही लगेगा, लेकिन यस, मेजरमेंट पार्ट विल कम डाउन, एंड दिस रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ सेविंग ऑफ टाइम।
दैट्स वाई ईपीसी मोड ऑफ टेंडर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। एंड फॉर एनी वर्क्स इन CPWD नाउ डेज, फॉर एनी वर्क्स अबव 100 करोड़, ईपीसी मोड ऑफ टेंडर इज मैंडेटरी। हालांकि लोग फॉर स्मॉलर वर्क्स ऑल्सो 50 करोड़ 60 करोड़ के वर्क्स के लिए भी ईपीसी मोड ऑफ टेंडर में ही जा रहे हैं, बिकॉज दिस इज एन मोर एफिशिएंट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट्स एंड इट टेक्स लेस टाइम। अब जैसे कि हमने प्रीवियस एनआईटीज़ में भी डिस्कशन किया था, हर एनआईटी का अपना प्रोज एंड कॉन्स होता है। जैसे बीओक्यू मोड का अगर हम प्रोज देखेंगे तो बीओक्यू मोड का प्रोज ये है कि कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में रहता है। डिपार्टमेंट का जो कंट्रोल है प्रोजेक्ट में वो ज़्यादा रहता है बीओक्यू मोड में, क्योंकि एक एक आइटम आपके हाथ में है। एंड अगर कुछ आइटम मिसिंग है आपके बीओक्यू में तो आप उसको एज एक्स्ट्रा आइटम करवा सकते हो। कॉन्स ये है बीओक्यू मोड का, जैसा कि मैंने बताया कि इट इज़ मोर टाइम टेकिंग। सिमिलरली प्रोज एंड कॉन्स जो हैं इसके ऑपोजिट हो जाएंगे ईपीसी मोड में। ईपीसी मोड के फ़ायदे ये हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट बहुत फास्ट निकल जाता है एंड आपको एग्जीक्यूशन टाइम में उतनी ज़्यादा सिरदर्दी नहीं रहती है एज़ कम्पेयर टू बीओक्यू मोड। एक्स्ट्रा आइटम्स, डिविएशन आइटम्स, ये सब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ईपीसी मोड में एज़ कम्पेयर टू बीओक्यू मोड। कॉन्स ये है कि यहाँ पे इकोनॉमी जो है, कॉन्ट्रैक्टर इकोनॉमाइज कर देता है प्रोजेक्ट को एंड स्ट्रक्चर इज़ मोर इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू बीओक्यू मोड ऑफ स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा कम हो जाता है। सेकंड कॉन्स ये है कि यहाँ पे आर्बिट्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ईपीसी मोड में डिफाइन नहीं कर पाओगे स्कोप ऑफ वर्क में, एंड जो चीज़ें आप डिफाइन नहीं कर पाओगे वहाँ पे आप करवाना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लिटिगेशन आना शुरू हो जाता है। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है कि द टू पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट अग्रीइंग टू सर्टेन फैक्ट। तो यहाँ पे जब भी डिस्प्यूट आ गया तो आप पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप पे कर देते हो आपके हिसाब से पे नहीं होना चाहिए, आप पे कर दोगे तो ऑडिट वाला आपको पकड़ेगा, सो चाह के भी आप पे नहीं कर पाओगे। एंड कॉन्ट्रैक्टर उस चीज़ को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि भाई वो अपने पॉकेट से तो पैसे नहीं लगाने वाला, वो तो यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए आया है। तो जैसे ही आपके और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक डिस्प्यूट अराइज होता है तो आर्बिट्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ईपीसी मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन का वल्नरेबिलिटी हाई है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है लमसम कॉन्ट्रैक्ट। लमसम कॉन्ट्रैक्ट छोटे मोटे कामों के लिए किया जाता है, जहाँ पे आप एक स्कोप को डिफाइन करते हो। तो जैसे कि आप बोलोगे टू कैरी आउट टोपोग्राफिकल सर्वे ऑफ एन एरिया बाय गिविंग अस कंटूर प्लान, बाय गिविंग अस ड्रोन सर्वे, बाय गिविंग अस डिटेल लाइन लेआउट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आप छोटा छोटा काम को 3-4 भागों में डिवाइड करके आप एक लमसम वैल्यू दे देते हो कि भाई इतने में आपको काम को करना है। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा वो परसेंटेज प्लस परसेंटेज माइनस में उसको कोट करेगा, एंड जब उसका पूरा का पूरा काम फिनिश हो जाएगा तो आप वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करते हो एंड उसको फाइनल पेमेंट करते हो। देन आता है वर्क ऑर्डर्स। वर्क ऑर्डर भी छोटे छोटे कामों के लिए किया जाता है, जैसे कि आप कोई 70,000, 1 लाख, 2 लाख का कुछ काम कराना चाहते हो, और यहाँ पे आप अगर टेंडर कॉल करते हो तो इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि टेंडर इटसेल्फ, प्रिपरेशन ऑफ टेंडर इटसेल्फ, क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस लगने हैं एंड उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, प्लानिंग करने में टाइम लगता है। देन टेंडर को पब्लिश करके आपको 7 डेज़ का टाइम देना पड़ता है। देन टेंडर रिसीव करके उसको स्क्रूटनाइज करना पड़ता है। देन स्क्रूटनाइज करने के बाद आप लोवेस्ट बिडर को सेलेक्ट करते हो। देन लोवेस्ट बिडर जो है वो परफॉर्मेंस गारंटी देता है एंड देन काम स्टार्ट होता है। तो दिस स्क्रूटनी प्रोसेस टेक्स 15 to 20 डेज ऑफ टाइम मिनिमम। तो इस टाइम को अगर आपको बचाना है तो वहाँ पे आप वर्क ऑर्डर कॉल कर सकते हो। वर्क ऑर्डर कॉल करके इमीडिएटली जो आपका L1 बिडर है वो आपका क्वालिफाई हो जाता है फर्स्ट टाइम में ही, एंड आप उसको इमीडिएटली काम करने के लिए अलाउ कर सकते हो। सो वर्क ऑर्डर छोटे मोटे कामों के लिए कराया जाता है जहाँ पे अर्जेंसी ऑफ द वर्क ज़्यादा है एंड वॉल्यूम ऑफ वर्क इज स्मॉल, तो वर्क ऑर्डर करेंगे। सिमिलरली सप्लाई ऑर्डर भी है। वर्क ऑर्डर में क्या है कि हम किसी वर्क को एग्जीक्यूट कराएंगे। सप्लाई ऑर्डर में क्या है कि कोई हम प्रोक्योरमेंट करेंगे। गवर्नमेंट में आजकल सप्लाई ऑर्डर बहुत कम हो गए हैं एंड मोस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट इज डन थ्रू जेम। जेम स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट ई मार्केट। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, उसी तरह का गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जिसको हम जेम बोलते हैं। यहाँ से सारा का सारा जो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट है वो बल्क में किया जाने लगा है आजकल। देन टाइप ऑफ एनआईटीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन हाउ वी आर स्क्रूटिनाइजिंग द टेंडर्स। तो based on how we are scrutinizing the tenders, we can classify the NITs into 3 types: single bid system, 2 bid system and 3 bid system। single bid system में हम क्या करते हैं कि जो टेंडर्स है वो एनलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ही ओपन रखते हैं ताकि सिर्फ एनलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स आएँ। अब एनलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई करना या वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं।
एनलिस्टमेंट के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है इस चैनल में, इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन यू कैन चेक इट आउट। सो एनलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनका ऑलरेडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया हुआ रहता है। सो ऑल वी हैव टू चेक इज़ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो हमने मांगा है, जैसे कि जीएसटी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है, एनलिस्टमेंट सर्टिफिकेट एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है, एंड अर्नेस्ट मनी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है जनरली। तो अगर किसी ने इतना 3 डॉक्यूमेंट्स या 4 डॉक्यूमेंट जो है जो मैंडेटरी है वो सबमिट कर रखा है, तो उसको हम फिर फाइनेंशियल बिड इमीडिएटली खोल देते हैं। तो दिस इज ए सिंगल बिड सिस्टम। तो यहाँ पे काम फास्ट होता है, लेकिन एट द सेम टाइम छोटे मोटे कामों के लिए सिंगल बिड सिस्टम को फॉलो किया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ बिड सिस्टम इज 2 बिड सिस्टम। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, टेक्निकल बिड एंड फाइनेंशियल बिड 2 बिड बनाते हैं। टेक्निकल बिड में क्या रहेगा, टेक्निकल बिड में हम मांगते हैं कि आप सारा का सारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स दे दो, आपने प्रीवियस कितना काम कर रखा है ये दे दो। इवन जो एनलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं उनका सर्टेन एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी वेरीफाइड रहता है, बट इसके बियॉन्ड में भी हम कुछ एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जैसे बिड कैपेसिटी। बिड कैपेसिटी क्या होता है इसके बारे में डिटेल में मैंने एनलिस्टमेंट वीडियो में बना रखा है। If you guys want to know about bid capacity, I will further detail it out in a separate video, बट इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो बिड कैपेसिटी हम चेक करते हैं, देन हम उसका जीएसटी सर्टिफिकेट चेक करते हैं, हम उसका ईएमडी रिसीट चेक करते हैं। इसके अलावा कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे कि मान लो कि हम कुछ स्पेशलाइज्ड काम करने जा रहे हैं एंड वहाँ पे हमें एक 5 स्टोरी बेसमेंट बनाना है। तो 5 स्टोरी बेसमेंट बनाने के लिए कम से कम 2 या 3 स्टोरी बेसमेंट का तो एक्सपीरियंस मांगोगे ना। अब चाहे एनलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स हो चाहे नॉन एनलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स हो, अगर कोई 3 स्टोरी का बेसमेंट नहीं बना के रखा है तो फिर हम 5 स्टोरी का बेसमेंट उसको बनाने के लिए अलाउ नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरह का कुछ हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख देते हैं टेक्निकल बिड में। वंस वो टेक्निकल बिड खुलता है, वो सारा का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम चेक करते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पैरामीटर्स को सर्टिफाई करते हैं, बस उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स का हम फाइनेंशियल बिड खोलते हैं। सिमिलरली 3 बिड सिस्टम में 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटिनाइज किए जाते हैं। पहला होता है एलिजिबिलिटी बिड, दूसरा होता है टेक्निकल बिड एंड तीसरा होता है फाइनेंशियल बिड। 3 बिड सिस्टम यूजुअली बहुत बड़े कामों के लिए होता है, जैसे कि 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, इस तरह के जो काम होते हैं यहाँ पे हम 3 बिड सिस्टम को अपनाते हैं। सो दैट्स इट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनआईटीज। आई होप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनआईटीज़ का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने अभी तक कवर कर लिया है, एंड आई थिंक दैट जो लोग भी लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 को देखेंगे दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनआईटीज़ प्रॉपरली। नाउ कम्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेंडर। जो एनआईटी में डिफरेंट पार्ट्स है ना, मेजर, तो एनआईटी के डिफरेंट पार्ट्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा आपका अर्नेस्ट मनी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हो जाएगा आपका स्कोप ऑफ वर्क। तीसरा हो जाएगा आपका शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज़, कि आप बीओक्यू दे रहे हो चाहे आप ईपीसी मोड में कॉल कर रहे हो, दोनों ही चीज़ों में आपका एक शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज़ आपको देना पड़ेगा, जिसमें कि आइटम रेट हो चाहे परसेंटेज रेट हो, उस तरह से कॉन्ट्रैक्टर को कोट करने के लिए अलाउड रहेगा। चौथा होगा प्रिलिमिनरी ड्राइंग्स एंड अलाइड डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हो गया, कंटूर सर्वे रिपोर्ट हो गया, इस तरह के रिपोर्ट्स जो हैं वो आपको अटैच करने होते हैं। एंड पांचवा जो होता है वो होता है जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपके एंड कॉन्ट्रैक्टर के बीच का जो अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट तभी कहलाएगा जब इट विल बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जैसे कि मैंने अपने पहले लेक्चर में भी बताया था। सो टू मेक इट इन्फोर्सेबल बाय लॉ वी हैव टू फॉलो सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, एंड दो सेट ऑफ रूल्स आर कॉल्ड जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब किस तरह का काम है इसके बेसिस पे डिपेंड होगा कि आपका किस तरह का जीसीसी लगेगा उसमें। जीसीसी मेंटेनेंस कामों में लगता है, जीसीसी कंस्ट्रक्शन बीओक्यू बेस्ड कामों में लगता है, एंड जीसीसी ईपीसी प्रोजेक्ट्स ईपीसी के कामों में लगता है। नाउ अर्नेस्ट मनी क्या होता है? अर्नेस्ट मनी को हम ईएमडी भी बोलते हैं, दैट इज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये एक मैंडेटरी अमाउंट होता है जो कि हर कॉन्ट्रैक्टर को सबमिट करना होता है टू पार्टिसिपेट इन द बिड। ये यूजुअली 2% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट होता है फॉर स्मॉलर वर्क्स। बड़े कामों के लिए ये 2% से थोड़ा कम रहता है, बट मोटा मोटा आप समझ लो कि 1 से 2% के रेंज में ये अर्नेस्ट मनी रहता है। ये डिफाइन किया हुआ रहेगा आपके टेंडर में। इट्स अ रिफंडेबल अमाउंट। अगर आप L1 नहीं होते हो, यानी कि लोवेस्ट बिडर नहीं क्वालिफाई करते हो, तो बाकी जो बिडर्स होते हैं उनको उनका अर्नेस्ट मनी जो है वो रिफंड कर दिया जाता है। कब रिफंड किया जाता है? तो जब तक आपका टेंडर स्क्रूटिनी चलता रहता है तब तक आपको अर्नेस्ट मनी रिफंड नहीं किया जाएगा।
जब तक L1 डिफाइन नहीं हो जाता है तब तक आपको अर्नेस्ट मनी रिफंड नहीं किया जाएगा। सिंगल बिड में ये काफ़ी कम टाइम में ही डिसाइड हो जाता है, 2 बिड सिस्टम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, एंड 3 बिड सिस्टम में और ज़्यादा टाइम लगता है। तो जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उतना ही बड़ा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा, एंड उतना ही बड़ा आपको टाइम होता है रिफंड करने का। इसको दिया कैसे जा सकता है? अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर अर्नेस्ट मनी जमा करना चाहता है, ही कैन सबमिट इट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, he can submit it in the form of FDR, he can also submit it in the form of performance guarantee, या फिर इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड। तो इस 4-5 तरह से आप सबमिट कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि भाई अर्नेस्ट मनी की ज़रूरत क्या है? मतलब हम किसी टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि वो टेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वाई शुड वी सबमिट 2% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट एट द स्टेज ऑफ पार्टिसिपेशन ओनली? देखो, उसका रीजन समझने के लिए थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आप कोई घर रेंट पे लेना चाहते हो, आपने एक मकान मालिक को फ़ोन किया, आपने बोला कि यू आर इंटरेस्टेड इन दैट होम। Hi, I wanted to see a rented flat for living. Should I come and meet you in the evening? वो उसका रेंट बताएगा, एंड यू मे और मे नॉट अग्री विद दैट रेंट, बट आप बोलते हो कि ठीक है, मैं शाम को आता हूँ, अभी सुबह का टाइम है, मैं शाम को आता हूँ एंड उस टाइम पे मैं ये घर देखूंगा। Sure. I have got one empty flat. Come and see it, but be quick. Demand is high. आप जाते हो शाम को, एंड शाम को जब तक आप जाते हो तो आपको पता चलता है कि जो ओनर है उसने मकान को ऑलरेडी दूसरे को रेंट पे दे दिया है। Hi, I came to see the flat you said was empty. Sorry, I am a bit late. Oh, that flat. That flat is already taken. Sorry, you didn't pay anything in advance. तो आप क्या कर सकते हो? क्या आप बोल सकते हो कि यार मैंने तो आपसे बात करके रखा था एंड आपको बोला था कि ये रोक के रख देना, तो आपने रोक के क्यों नहीं रखा? दिस इज अगेंस्ट द लॉ एंड आई विल गो टू कोर्ट। यू कैन नॉट गो टू कोर्ट, क्योंकि देखो आपने ना उसको अर्नेस्ट मनी नहीं दिया। अगर आप उसको ये बोलते कि ठीक है मैं इंटरेस्टेड हूँ आपका मकान में, एंड टू शो द जेन्युइननेस ऑफ योर इंटरेस्ट आप बोलते हैं उसको कि मैं 500 रुपये आपको जीपे कर दे रहा हूँ, आप इसको रखो, शाम को मैं घर आके देखूंगा, अगर मुझे पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो मुझे आप पैसे रिफंड कर देना। तो यहाँ पे आपका जो मकान है आपका आपके लिए बुक करके रखा जा सकता था, बिकॉज यू हैव शोन योर जेन्युइन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी थ्रू सबमिशन ऑफ ए टोकन अमाउंट, एंड दिस इज व्हाट अर्नेस्ट मनी इज फॉर। अर्नेस्ट मनी का मतलब ये है कि आप सीरियस हो इस काम को करने के लिए, एंड दैट्स वाई आपने इस प्रपोजल को बुक करने के लिए ये पैसा दिया है। सो व्हाई EMD इज नेसेसरी? EMD is necessary to safeguard against a bidder withdrawing or altering his or her bid during the bid validity period. नाउ बात करते हैं पार्ट ए की, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो पार्ट ए में जो रहता है इसमें यूजुअली जो पार्ट्स रहते हैं वो होता है, एक तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए वो हम डिफाइन करके रखते हैं, दूसरा आपका टेक्निकल क्राइटेरिया हम डिफाइन करके रखते हैं कि अगर इतने स्टोरी का बिल्डिंग है तो आपका इतना स्टोरी का बिल्डिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सपोज X करोड़ का काम है तो आपका Y करोड़ का काम ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया हुआ होना चाहिए। किसी भी तरह का स्पेशलाइज्ड काम है तो उस स्पेशलाइज्ड काम का ऑलरेडी आपके पास कुछ अमाउंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ हम क्राइटेरियाज डिफाइन करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना के रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास शेड्यूल्स होते हैं NITs के, इसको हम कहते हैं शेड्यूल A to F। इसके बारे में हम डिटेल में किसी दूसरे वीडियो में जानेंगे, बट मोटा मोटा आप ये जान लो कि शेड्यूल F जो होता है ये आपका इम्पॉर्टेंट जो क्लॉजेज होते हैं NIT के उसमें कंडीशंस को डिफाइन करता है। जैसे कि क्लॉज 2 दैट इज पेनाल्टी ऑन डिले ऑफ वर्क, तो इस पे पेनाल्टी लगाने वाले कौन होंगे? इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे, चीफ इंजीनियर होंगे, SE होंगे, इसके बारे में डिफाइन किया हुआ रहता है। सिमिलरली क्लॉज 5 दैट इज एक्सटेंशन ऑफ टाइम, तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम देने वाला अथॉरिटी कौन होगा? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा या चीफ इंजीनियर होगा या ADG होगा। क्लॉज 25 हो गया विच इज आर्बिट्रेशन क्लॉज, तो यहाँ पे आर्बिट्रेटर डिसाइड करने वाला बंदा कौन होगा? वेदर इट विल बी ADG, वेदर इट विल बी चीफ इंजीनियर, SE। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनके बारे में डिफिनीशन जो है शेड्यूल A to F में आपको मिलेगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे फर्दर इन द सीरीज, लेट अस स्किप इट फॉर नाउ। देन आपका रहता है स्कोप ऑफ वर्क। स्कोप ऑफ वर्क में हम डिफाइन करते हैं कि आपको क्या करना है काम। अगर आपको एक्सकवेशन करना है तो कितने बेसमेंट स्केल तक एक्सकवेशन करना है, आपको किस तरह का
फुटिंग डिज़ाइन करना है, आपको कितने स्टोरी की बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग की प्लिंथ एरिया कितनी होगी, उस बिल्डिंग में किस तरह के टाइल्स लगेंगे, किस तरह का कंक्रीट क्वालिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं, कितने स्टार का गृह रेटिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें, आपको कितने दिनों में प्रोग्रेस रिपोर्ट देना है, आपको लेबर्स कितने रखने हैं, कहाँ रखने हैं, किस कंडीशन में रखने हैं, ये सारा का सारा जो स्कोप है हम स्कोप ऑफ वर्क में डिफाइन करते हैं। फोर्थ पार्ट आता है शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज। जैसे कि मैंने बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनआईटीज में अगर बीओक्यू मोड ऑफ टेंडर कॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को डिफाइन करेंगे कि एक्सकवेशन है उसका कितना क्यूबिक मीटर एक्सकवेशन करना है, उसको किस रेट से हम पे करेंगे एंड टोटल क्वांटिटी कितनी होगी उसकी। तो इस तरह से हमारा डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स जो है वो हम डिफाइन करते हैं शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज में। अगर ईपीसी मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो हम बता देते हैं कि क्या क्या स्कोप है एंड पूरा का पूरा एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज में एंड उसका प्लिंथ एरिया लिखते हैं कि भाई इतने एरिया का आपको बनाना है और प्लिंथ एरिया का रेट हम डिफाइन कर देते हैं। तो इस पे कॉन्ट्रैक्टर जो है प्लस या माइनस कोट करके फाइनली बिल्डिंग को अग्री करता है करने के लिए। देन नेक्स्ट पार्ट आता है ड्राइंग्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपका बीओक्यू मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको डिटेल आर्किटेक्चरल ड्राइंग देना पड़ेगा, डिटेल स्ट्रक्चरल ड्राइंग देना पड़ेगा। इसी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर जो है अपना काम करेगा। जब तक आप ड्राइंग नहीं दोगे तब तक कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करेगा? आपने सिर्फ बता दिया कि ये चीज़ करना है आपको, अब पता ही नहीं है कि क्या करना है। आपने स्कोप भी बता दिया चलो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ना कि एग्जैक्टली 2 मीटर बाई 3 मीटर का रूम बनाना है। तो ये चीज़ आपका जो है ड्राइंग से ही डिफाइन हो पाएगा। आपका कितने साइज का विंडो लगेगा, कितने साइज का डोर लगेगा, ये सब कुछ कैसे आप डिफाइन करोगे जब तक आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग नहीं होता है। सिमिलरली स्ट्रक्चरल ड्राइंग जब तक नहीं रहेगा तो बीम का डेप्थ, कॉलम का डेप्थ क्या रहेगा, फुटिंग का डेप्थ क्या रहेगा, क्या साइज ऑफ फुटिंग रहेगा, स्लैब की थिकनेस क्या रहेगी, ये सारे की सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग में होनी चाहिए। देन कंटूर सर्वे प्रोफाइल आपको अपलोड करना पड़ता है। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा वहाँ का प्रोफाइल कैसा है, जब तक कॉन्ट्रैक्टर को आप वो चीज़ नहीं बताओगे वो कैसे एस्टिमेट बनाएगा कि उसको किस तरह का काम करना है। सपोज करो कि एक बहुत बड़ा सा हिल है जिसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करना है। अब कॉन्ट्रैक्टर को आपने अगर सॉइल प्रोफाइल ही नहीं दिया तो उस तो समझेगा कि ये प्लेन लैंड है, तो उसमें उसकी मशीनरी की कॉस्ट कम आ जाएगी, तो वो उस हिसाब से कोट ही नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई दिस डॉक्यूमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली सॉयल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी आपको देना पड़ता है जहाँ पे आप सॉयल प्रोफाइल बताते हो, ताकि कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड कर सके वेदर डिवाटरिंग इज रिक्वायर्ड और नॉट, वेदर फुटिंग जो हमने स्कोप में डिफाइन किया है उसके लिए कुछ स्पेशल प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं कि नहीं लेने। तो ये सब कुछ डिफाइन करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जीसीसी नेक्स्ट पार्ट आता है जीसीसी, दैट इज जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जीसीसी इतना एक बड़ा चीज़ है कि इसको मैं अभी भी समझ रहा हूँ एंड आई विल डेफिनेटली ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल क्लॉजेस को जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में समझेंगे एंड जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आया कहाँ से इसके बारे में भी हम समझेंगे उस वीडियो में। फॉर नाउ आप जीसीसी का मतलब ये समझ लो कि इट्स अ सेट ऑफ कंडीशंस और लॉज जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, जो आपके अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। सो दैट्स इट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनआईटीज एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनआईटीज। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे अबाउट बिड वैलिडिटी, अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सैंक्शन एंड वेरियस अदर पैरामीटर्स रिलेटेड टू स्क्रूटिनी ऑफ बिड डॉक्यूमेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है एंड इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। आई नो इट्स लिटिल बिट बोरिंग टॉपिक बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज लेस बोरिंग एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बिकॉज उसी से मुझे पता चलता है कि हाउ यू गाइज आर रिस्पॉन्डिंग टू माई वीडियोज़। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।